एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 में जो सांसद जीतेंगे वो इसी नई संसद में बैठेंगे। तो पहली बार टीवी इंडस्ट्री में नई संसद से चुनावी शो देख रहे हैं आप। देश का सबसे विश्वसनीय इलेक्शन शो देख रहे हैं आप, जिसका नाम है 2024 कौन जीतेगा। ये एकमात्र टीवी इंडस्ट्री का शो है जहां हर सियासी खबर सटीक विश्लेषण के साथ आप देखते हैं। और ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के ऐलान में बाकी रह गए हैं महज 319 दिन। और ऐसे में आज इस मेगा पॉलिटिकल शो में वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, एक एक करके वो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। इस मेगा पॉलिटिकल शो में आज आप देखेंगे हमारी कवर स्टोरी, महाराष्ट्र में तवा गर्म, क्या पवार रोटी पलटेंगे? रोटी पलटने के मायने क्या हैं? क्या एनसीपी और बीजेपी साथ जा सकती है? पूरा विश्लेषण आगे आपका इंतजार कर रहा है। दूसरी बड़ी खबर आज के इस मेगा पॉलिटिकल शो में, क्या मोदी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ेंगे 2024 के लिए? क्या यही है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड? पूरी खबर विस्तार से। और साथ ही प्रधानमंत्री पद की रेस, क्या प्रियंका गांधी बनने जा रही हैं विपक्ष का फेस? ये सबसे बड़ी खबर है आज जो आप देखेंगे एबीपी न्यूज के साथ। तो कुल मिलाकर ये तीनों बड़ी सियासी खबरें और इनका पूरा विश्लेषण 2024 के संपूर्ण संबंध के साथ करेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सुपर इलेक्शन शो। खबरें विस्तार से, कवर स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने दे दिया है दक्षिण वाला चैलेंज। एक तरफ आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की रैली में मोदी को जहरीला सांप कहा। बीजेपी इस हमले के बाद खड़गे पर पलटवार कर रही है और खड़गे अब पलट भी गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बात जुबान से निकल जाए, तीर कमान से निकल जाए तो फिर वापस तो होता नहीं। तो बात निकल चुकी है और यह बात ऐसे दिन निकली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दक्षिण से बाकायदा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। बीजेपी कह रही है उत्तर से दक्षिण तक 24 में माहौल पूरी तरीके से मोदी में है। सवाल ये, क्या मोदी दक्षिण भारत से चुनाव लड़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक से लेकर केरल तक, तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक मोदी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। बीते 4 महीनों में मोदी 11 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। मोदी दक्षिण के दौरे पर स्थानीय वेशभूषा के जरिए संदेश देने की कोशिश करते हैं। अब ये संदेश क्या भविष्य का कोई संकेत है? क्योंकि दक्षिण में मोदी के बढ़ते दौरों के बाद पिछले कुछ दिन से उनके इधर से चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही हैं। अब तो कांग्रेस के नेता मोदी को दक्षिण से लड़ने की चुनौती तक दे रहे हैं। एक खबर है, प्रधानमंत्री जी साउथ इंडिया में लड़ने वाले। साउथ इंडिया में कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, और एक स्टेट हो कर्नाटका में खरीदा था। पिछले बार प्रधानमंत्री का प्रचार वहां कुछ नहीं बन पाया और सरकार नहीं बन पाया और ये लोगों ने खरीदा है। और साउथ इंडिया में रियली मोदी जी कुछ भी किए होंगे, उनका हिम्मत होगा आके लड़ना चाहिए। आइए आके साउथ इंडिया में एक सीट में लड़िएगा मोदी जी। कितना भी दौड़ लगा ले, वहां पर पाखंडवाद, झूठ नहीं चल पाएगा। एजुकेटेड
स्टेट्स है, सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं। तमिलनाडु में कितना बड़ा सोशल रिफॉर्म्स है, और केरल के लोग बड़े हाईली एजुकेटेड हैं, और तमिलनाडु में तो जमीन मिलेगी ही नहीं, चाहे जितना है तमिलनाडु में जमीन तलाशने की कोशिश करें। और तेलंगाना में भी खास कोई जमीन मिलने वाली नहीं है, और कर्नाटक इनका जाने वाला है, तो हो सकता है कि कंपनसेट करना चाहें वहां पर। बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस के इस चैलेंज को लेकर क्या सोचते हैं, इसके बारे में बात करें उससे पहले दक्षिण भारत का सियासी गणित समझ लेते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी दक्षिण भारत के राज्य। इन 6 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें। 2019 में एनडीए को महज 130 में से 31 सीटों पर जीत मिली। केरल, आंध्र, पुडुचेरी में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। कर्नाटक की 28 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीती। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और अभी वहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी की हवा चली और नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे तो दक्षिण का एक बड़ा राज्य बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। केरल, आंध्र और तेलंगाना में पहले से ही बीजेपी के पास कोई मजबूत सहयोगी दल नहीं है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि बीजेपी दक्षिण का किला फतह करने के लिए कोई बड़ा दांव खेल सकती है। अब ये बड़ा दांव क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। प्रधानमंत्री के वाराणसी के साथ ही दक्षिण से चुनाव लड़ने की चर्चा की एक वजह ये हो सकती है। वैसे भी राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है, लिहाजा अब जो उम्मीद बची है वो दक्षिण भारत से है। बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में सुखबीर सिंह बादल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, इन जैसे पुराने सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में मानकर चलना चाहिए कि बीजेपी नफे नुकसान के हिसाब किताब को देखकर ही तैयारी कर रही होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़े तो बड़ौदा और काशी दोनों जगह से लड़े थे और दोनों ही जगह रिकॉर्ड बना था। 26 में 26 जीते थे हम गुजरात में और 80 में 73 जीते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी बाबा भोलेनाथ की नगरी से हैं और चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर से दक्षिण तक जो नया भारत नए विहान के साथ आगे बढ़ रहा है वो उभरता हुआ, प्रखरता हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश देता दिखे। देखिए, इससे एक बात तो जाहिर होता है, स्पष्ट होता है कि इनको लग रहा है कि जो उत्तर भारत है, हिंदी बेल्ट है, वहाँ कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने वाला है और कैसे उसकी पूर्ति हो, इसीलिए साउथ के ऊपर ज़्यादा फोकस है। हालांकि उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अगर पीएम मोदी उत्तर के साथ साथ दक्षिण से भी चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के पक्ष में हवा बनने में मदद मिलेगी। वैसे ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में ही है। पीएम मोदी फिलहाल उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी के साथ साथ वडोदरा से भी लड़कर वो चुनाव जीते थे। पीएम मोदी पिछले 3 महीनों में दक्षिण भारत के राज्यों का 11 बार दौरा कर चुके हैं। और अब 2024 कौन जीतेगा में अगली बड़ी खबर ये कि मोदी के खिलाफ विपक्ष की रेस। क्या 2024 में प्रियंका गांधी हो सकती हैं पीएम का फेस? विपक्ष में दरअसल इन दिनों पीएम उम्मीदवारों को लेकर पेच फंसा हुआ है। आप जानते हैं मोदी के खिलाफ एकजुटता की बात तो हो रही है, लेकिन दांव किस चेहरे पर लगेगा? कोई विपक्ष की तरफ से खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी के नाम को लेकर कानाफूसी होना शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक रखी है।
बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं कि इस भाजपा की सरकार ने कर्नाटका को किस तरह से तबाह किया है इन 3 सालों में। और रोड शो में भी समर्थकों का सैलाब उमड़ रहा है। पब्लिक कनेक्ट बढ़ाने के लिए कभी वो कार्यकर्ताओं को गले लगाती हैं तो कभी इस तरह की तस्वीरों के जरिए संदेश देने की कोशिश करती हैं। थोड़ा बड़ा है मैडम, उठा सकते हो? अचानक से प्रियंका गांधी की बढ़ी सक्रियता को लेकर सियासी कानाफूसी शुरू हो गई है। चर्चा होने लगी है कि क्या प्रियंका गांधी मोदी के मुकाबले 2024 में कांग्रेस का चेहरा बनने की तैयारी कर रही हैं। आपने कांग्रेस और जेडीयू की सरकार चुनी थी, गलत तरीकों से, पैसों के इस्तेमाल से भाजपा ने उस सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई। असल में राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने के बाद कांग्रेस में सुगबुगाहट होने लगी है। माना जा रहा है कि यदि ऊपरी अदालतों से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती तो फिर कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे करने पर विचार कर सकती है। इस तरह की चर्चा को हवा तब मिलती है जब प्रियंका गांधी के समर्थक उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाने की खुलेआम मांग करने लगते हैं। अगर कोई चेहरा है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो प्रियंका गांधी जी का है। अगर विपक्ष चाहता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता को टक्कर दी जाए तो पूरे विपक्ष को संयुक्त उम्मीदवार के रूप में प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। पीएम की रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री से पहले ही विपक्ष में पीएम दावेदारों की लंबी लिस्ट है। नीतीश कुमार भले ही खुद को दावेदार नहीं मान रहे, लेकिन उनका नाम चर्चा में है। इसके अलावा आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, बीआरएस प्रमुख केसीआर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे नेताओं के नाम विपक्ष के पीएम दावेदारों में पहले से ही हैं। अब इस रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री बाकी दावेदारों की धड़कनें बढ़ा सकती है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय पहचान है। हर राज्य में इसके नेता और कार्यकर्ता हैं। बिना कांग्रेस के मजबूत विपक्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में यदि कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे करती है तो फिर विपक्ष में पीएम उम्मीदवार की रेस दिलचस्प हो जाएगी। राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ी है, उसके बाद ये मानकर चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर तैयारी तो हो ही रही है। 11 अप्रैल को राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वायनाड दौरे पर गई थी। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुई। 25-26 अप्रैल को प्रियंका ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां की। मई के पहले हफ्ते में प्रियंका तेलंगाना के दौरे पर जाने वाली है। पुराने रिकॉर्ड को छोड़ दें तो पिछले साल हिमाचल के चुनाव प्रचार के वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। तब प्रियंका ने अकेले ही वहां प्रचार की कमान संभाली थी। कांग्रेस जीती भी और वहां सरकार बनी। प्रियंका गांधी अच्छी वक्ता हैं, भीड़ जुटाने की ताकत रखती हैं और समर्थक प्रियंका में इंदिरा की छवि देखते हैं। सबके साथ उनके हाथ में कमान है ही है। लोगों की आस्था परिवार में है, सोनिया जी में, राहुल जी में, प्रियंका जी में। लेकिन अंदर से देखा जाए तो कांग्रेस में डेमोक्रेटिक वैल्यू सबसे ज्यादा होंगे। राष्ट्रीय राजनीति में अब तक प्रियंका को मौका नहीं मिला है, लिहाजा राहुल को राहत नहीं मिलती तो कांग्रेस प्रियंका पर दांव लगा सकती है। अटकलें लग रही हैं कि यदि वायनाड सीट पर उपचुनाव होता है तो फिर प्रियंका गांधी को पहली बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा 2024 में सोनिया गांधी की जगह रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी हो रही है। क्या महाराष्ट्र में नया सियासी समीकरण बनाने का खाका तैयार कर लिया गया? दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार जिस तरीके के सिग्नल दे रहे हैं उससे इशारा इसी तरफ हो रहा है। और अब तो उन्होंने ताजा बयान भी दे दिया है कि तवा गर्म है, रोटी पलटने वाली है। रिपोर्ट देखिए। पहले नागपुर में लगे देवेंद्र फडणवीस को भावी सीएम बनाने वाले पोस्टर।
धाराशिव में अजीत पवार को भावी सीएम बताने वाले पोस्टर्स दिखाई दिए और महाराष्ट्र के नेताओं के लगातार आ रहे बयान बता रहे हैं कि राज्य का राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे अटकलों का दौर शुरू हो गया। नाही सत्तर होते आणि मग वाचकी फिरवायची वेळ आता आलेली आहे। आता नक्की वेळ ही आलेली आहे की विलंब करून चालणार नाही आणि ते काम पक्षामध्ये करायचा आग्रह मी आमच्या सगळ्या वरिष्ठ नेत्यांच्याकडे केली। सवाल ये कि शरद पवार कौन सी रोटी पलटने की बात कर रहे हैं? क्या शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं? क्या शरद पवार अघाड़ी से रिश्ता तोड़ने के संकेत दे रहे हैं? इन दोनों सवालों के आसपास महाराष्ट्र की राजनीति घूमने लगी है। इससे पहले भी शरद पवार ने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। पहले उन्होंने अदानी के मुद्दे पर अलग लाइन ली और पिछले ही हफ्ते महाविकास आघाड़ी को लेकर एक बयान देकर सस्पेंस बढ़ा दिया और अब रोटी पलटाने वाला बयान देकर चर्चा के नए राउंड की शुरुआत कर दी है। असल में अगले हफ्ते शिवसेना में बगावत और फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। फैसला शिंदे के खिलाफ अगर आता है तो उनकी कुर्सी जाएगी। माना जा रहा है इसी सीएम की कुर्सी को लेकर दांवपेच चल रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार की नजर सीएम की कुर्सी पर है। शिंदे केस में फैसला खिलाफ आता है और ऐसी सूरत में बीजेपी एनसीपी से हाथ मिला लेती है तो फिर सत्ता पर कब्जा बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र में सत्ता पर कब्जा बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी क्योंकि राज्य में अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं। यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन पिछले ही साल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन अब अगर एनसीपी और बीजेपी साथ आते हैं तो दोनों को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फायदा हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और शरद पवार लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिलहाल इंतजार कीजिए और देखते जाइए 2024 की इस लड़ाई में महाराष्ट्र का सियासी गठबंधन किस तरह का बनता है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।